हाँ भाई, कैसे हैं? शानदार। जोर से चिल्ला के बताओ। इतने जोर से? यूनिट सॉल्यूशन, यूनिट नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री क्लास 12 का एक रैपिड रिवीजन क्लास लगने वाला है, या लग ही रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आने वाले 1 घंटे के अंदर पूरी यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उनको एक एक करके निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी? गुड। सबसे पहले छोटा सा बेसिक इस यूनिट का नाम क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं क्या? आप जवाब देते रहिए तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप जागृत हैं। सॉल्यूशन को इंग्लिश में सॉल्यूशन ही बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बिलियन। इसका मतलब ये है सीधा सीधा, मैं आपके सामने 2 कंटेनर बना रहा हूं। मैंने कहा था ना कि यहां से उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यहां से स्पीड आपको 5G 6G की लगेगी पढ़ाने की। एक में आपने पानी में नमक डाल दिया है, ये है H2O प्लस वाटर। वाटर नहीं, H2O प्लस NaCl, यानी नमक प्लस पानी एक में। और एक में आपने डाला है, ये तेल डाल दिया है ऊपर, ये हो गया आपका ऑयल प्लस वाटर। दोनों को देख करके आपने जीवन में देखा होगा, दोनों के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत अच्छे से घुल जाएगी? नमक पानी में आसानी से घुल जाएगा। नमक पानी में आसानी से घुल जाएगा और घुलने के बाद होमोजीनियसली घुलेगा। होमोजीनियसली क्या होता है? होमोजीनियसली मतलब सभी जगहों पर एक जैसा। आप ऊपर से पानी निकालो या आप नीचे से निकालो, हर जगह से आपको कैसा लगने वाला है? एकदम सेम सेम। दोनों का रेशियो कैसा होगा? बराबर होगा। लेकिन आप यहां देखो तो यहां पता चला कि यहां पानी ज्यादा है, ऑयल कम है। ऊपर ऑयल ज्यादा है, पानी कम है। इसका मतलब ये कैसा है? हेट्रोजीनियस है, मतलब हिंदी में बोलते हैं विषमांगी। तो इस चीज को केवल मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केवल मिश्रण। केवल मिश्रण मतलब ओनली मिक्सचर, इंग्लिश में बोलते हैं ओनली मिक्सचर। लेकिन जो अच्छे से मिला हुआ है, होमोजीनियसली मिला हुआ है, हिंदी में बोले सममांगी रूप से मिला हुआ है, तो उसका नाम बोला जाएगा क्या? सॉल्यूशन यानी विलयन। अब घोलने में अपन कितनी चीजें घोल रहे हैं? दो से ज्यादा भी घोल सकते हैं। तो 2 चीजें होती हैं, एक वो जिसे घोलते हैं, दूसरी वो होती है जिसमें घोलते हैं। फिर से सुनिए, एक वो होती है जिसे घोलते हैं और एक वो जिसमें घोलते हैं। ठीक, आपने घर पर देखा होगा, चाय बनाते हैं। चाय बनाते हैं तो दूध में पानी डालते हैं कि पानी में दूध? बोले सर डिपेंड करता है। घर पर दूध कम होएगा तो अपन पानी ज्यादा ले लेंगे, दूध कम। और अगर दूध ज्यादा होगा, पानी कम ले लें। हमेशा ज्यादा चीज होती है उसमें कम चीज को घोला जाए। समझ गए? नींबू पानी पिया आपने, तो नींबू पानी में आप मुझे बताओ, नींबू रस पानी में मिलाया जाता है या पानी नींबू रस में? वैसे कितना कंफ्यूजन है यार। नींबू रस को निचोड़ा जाता है पानी में। भाई साहब, पानी नींबू रस के अंदर नहीं डालते हैं। ठीक, एक और बढ़िया प्यारा सा एग्जांपल, दारू। दारू में पानी मिलाया जाता है और पानी में दारू? बोले सर ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कैपेसिटी अच्छी होगी तो बिना पानी की पी जाते हैं बोले लोग, पानी मिलाने की जरूरत ही क्या है? तो हकीकत ये है कि ज्यादा में क्या मिलाते हैं? कम। तो जो चीज ज्यादा है, जैसे यहां पर मान लो ये कितना है? 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। और ये मान लो कितना है? 100 ग्राम। कितना है? तो ज्यादा क्या है? तो इसमें इसको घोलेंगे तो जो ज्यादा होता है उसे हिंदी में बोलते हैं विलायक, और हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जो कम होता है उसे कहते हैं विले, और उसका नाम होता है सॉल्यूट। इंग्लिश में क्या होता है? सॉल्यूट। ठीक, यानी हमेशा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है, यानी विले को विलायक में घोला जाता है। ठीक, ये तो विलयन की परिभाषा हो गई। अब मुद्दा ये आता है कि आगे इसमें पूरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाल के रखे हैं उसमें से कुछ पढ़ाने के लिए थोड़ा बेसिक बताना जरूरी था। पहला क्वेश्चन आपके सामने मोलरिटी और मोलैलिटी लिखा हुआ है। ये क्या है? तो ये है कि आपने एक सॉल्वेंट में या विलायक में कितना
कितना सॉल्यूट यानी ब्ले घुला हुआ है। तो हर जगह जैसे दूध में शक्कर डालो तो दूध में शक्कर क्या हमेशा एक जैसी आएगी भाई, ज्यादा डालोगे तो ज्यादा आएगी, कम डालोगे तो कम आएगी, यानी कहीं कम मीठा होगा कहीं ज्यादा मीठा होगा। तो ये ज्यादा कम कैसे नापेंगे, कैसे पता करेंगे, क्या चेक करके बताओगे कि आपको एक गिलास में दूध दे दिया उसमें शक्कर मिला दी और आपने बोले इसमें तो 50 ग्राम शक्कर डली, ऐसा कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता। तो फिर कैसे करोगे? उसका एक तरीका है, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता को निकालने का तरीका। सांद्रता मतलब कितने में कितना, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुला हुआ है, इस चीज को कहते हैं कंसंट्रेशन। इसको निकालने के तरीके होते हैं, उन तरीकों का नाम है मोलरिटी और मोलैलिटी। हिंदी में बोलते हैं मोलरता और मोलरता। इनसे पता करते हैं कि कितनी चीज कितनी कितनी घुली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले का नाम क्या है? मोलैरिटी। मैं समझाते जा रहा हूं आपको और आप केवल सुनते जाइए। इसको लिखने के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें समझने वाली लिखनी है तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपके सामने, ये डाल दिया जाएगा, घर पे जाके एक बार क्विक देख देख के वहां से लिख लेना। तो ये यहाँ मिटा है वहां नहीं मिटा रहेगा, ठीक। चलिए, मोलरता इंग्लिश में मोलैरिटी। ये समझने के लिए अपने को समझना पड़ता है मोल। इसका सूत्र होता है ब्ले के मोल बटे बिलियन का आयतन। किसमें? लीटर में। इंग्लिश में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के, ठीक। अब हमेशा मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल्स निकालने के लिए 11th में पूरा एक टॉपिक पढ़ा था। मोल निकालने का फॉर्मूला था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अब किसके निकालने? आपको बिले के निकालने। तो ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से। अब बिले मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी W अपॉन M। अब चूंकि B लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि B लगाते हैं सॉल्यूट के लिए, बिले के लिए, और A लगाते हैं विलायक यानी सॉल्वेंट के लिए। तो ये हो गया आपका WB अपॉन MB, मतलब बिले के मोल, ठीक। अपॉन बिलियन का आयतन। आयतन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से। किसका? बिलियन। बिलियन मतलब सॉल्यूशन। किस में ले रहे हैं? लीटर में, यानी ब्रैकेट में लीटर, ठीक। तो ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला, क्लियर। अब आप अपन देखते हैं कि एक आती है मोलैलिटी। क्या आती है? मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब हिंदी में बोलते हैं मोललता। क्या होती है? मोललता। तो मोललता को अपन डिफाइन करते हैं स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही होता है, बिले के मोल ऊपर, तो उसकी जगह पर क्या आएगा? WB अपॉन MB, सेम। तो यहां पर भी आएगा WB अपॉन MB, ये तो सेम हो गया। अपॉन नीचे आता है बिलियन का आयतन इधर, और इसमें क्या आता है? बिलियन की आयतन की जगह आता है विलायक का भार। क्या आता है? विलायक का भार, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी W, और सॉल्वेंट यानी विलायक के लिए A, और किस में लेते हैं? केजी में। किस में लेते हैं? इन केजी। तो अब इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको तीन अंतर साफ साफ नजर आएंगे। पहला अंतर, इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल M से। इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल m से, क्लियर। अब देखो जो अंतर लिखा हुआ है कैपिटल M, ठीक, रिप्रेजेंटेशन में, और यहां पर स्मॉल m, क्लियर। दूसरा अंतर देखो, यहां पर क्या आ रहा है? वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन आ रहा है किसमें? लीटर में। और यहां क्या आ रहा है? मास इन केजी, यानी केजी में मास आ रहा है। तो यहां देखो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसमें आ रहा है? यानी सॉल्यूशन के लीटर में,
सॉल्यूशन किसमें है, लीटर में, और यहाँ आप आंसर देखोगे ना पर किलोग्राम सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का हमने क्या बोला था, बिलियन, सॉल्वेंट का हमने क्या बताया था, विलायक। ठीक, मेरे साथ बोलो, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इंग्लिश में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, सेम अगर मोलरिटी की बात करेंगे तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो ये दोनों क्लियर हुए, फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। इसके बाद इसकी यूनिट क्या आएगी, देखो मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्यों आएगी, क्योंकि ऊपर क्या ले रहे हैं, मोल, और नीचे क्या ले रहे हैं, लीटर, तो इसकी यूनिट बनेगी मोल पर लीटर। इसमें ऊपर क्या ले रहे हैं, मोल, और नीचे क्या ले रहे हैं, केजी, इसकी यूनिट बनेगी मोल पर केजी। ठीक, उसके बाद डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पर कर रहा है यानी आयतन पर कर रहा है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मास यानी द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, जो चीज वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी उसके बारे में आप इतना समझ लो, वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी। किससे होगी, टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी। मतलब ये कि अगर वॉल्यूम पर करे, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो सीधा सीधा मतलब है कि मोलरिटी यानी मोलरता पर किसका प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है, और मोलरता पर नहीं पड़ता, यानी मोलरिटी पर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, अगर आपसे कोई पूछे कि इस पर ताप का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर, और मास गर्म करने से बढ़ता नहीं है ना घटता है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता और घटता है। ठीक है, आपने देखा होगा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल कि जब बहुत ऊंचाइयों पर अपन चढ़ने चले जा पर्वतों पर, तो जो चिप्स का पैकेट यहाँ अपने विदिशा में आप चिप्स का पैकेट खरीदिए तो वो आपको ऐसा दिखेगा, मतलब थोड़ी सी हवा रहेगी लेकिन कम रहेगी, हवा तो उसके अंदर है वही, लेकिन उसी को आप हिमालय की चोटी पे ले जाके यहाँ से खरीद के ले जाओ और हिमालय की चोटी पे ले जाके देखो, तो वहां प्रेशर अंदर का प्रसार होता है टेम्परेचर की चेंज कर, तो वहां वो ऐसे गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। ठीक, और अच्छे तरीके से गर्मियों के दिनों में देखिए साइकिल का ट्यूब बहुत फटता है, सर्दियों में क्यों नहीं फटता, क्यों, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता ही नहीं। गर्मियों में आप कम हवा भरो, पता चला कि गर्म सड़क पर आप चला दिए साइकिल को तो आपका साइकिल का टायर फट जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर भले ही गैस कम है लेकिन उसका प्रसार होगा, वो फैलेगी तो आपका टायर फट सकता है। ठीक, तो जो चीज वॉल्यूम पर डिपेंड करती है उसके अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट होना स्वाभाविक। ठीक है, तो मुझे लगता है पहला टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अगला है हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को क्या, हेनरी का नियम क्यों जरूरत पड़ी, तो इसके लिए आप ये चीज समझिए, कोका कोला देखा है आपने, बोले सब देखा नहीं है, सुना है, एक गाना आता कोका कोला तू, है ना, ये कोका कोला की बोतल है। ठीक, इस कोका कोला में ये स्प्राइट भरी हुई है। ठीक, अब जब स्प्राइट वाले ढक्कन को आप एकदम से खोलो टक, तो आवाज आती है, कुछ आती है ना ठंडे में, क्यों आती है, उसके अंदर ऐसा क्या है, उसके अंदर गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर घुली होती है। ठीक, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। अब वो क्यों भरते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के लिए, ताकि वो चीज जल्दी खराब ना हो। लेकिन भरते कैसे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुसती कैसे होगी, और अगर अंदर भर भी जाती होगी तो आप लोग नॉर्मली जैसे आपने देखा कि आपको नदी में उठा के फेंक दे ट्यूब पर बैठा के, तो आप अंदर डूबते हो क्या, आप अंदर नहीं डूबते, क्यों, क्योंकि ट्यूब अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब गैस आसानी से घुलती नहीं है, गैस को घोला जाता है।
और कुछ गैसें घुलती हैं और कुछ गैसें बिल्कुल नहीं घुलती। तो जो गैसें घुलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता, तो ये कितना घुलेगा? हर चीज की घुलनशीलता अपनी अपनी अलग अलग होती है। यानी क्या दुनिया के सारे लोग एक जैसे घुलनशील होते हैं? लोगों की घुलनशीलता आप देख लो। घुलनशीलता का मतलब समझते हो? घुलनशीलता का मतलब हो गया मेल जोल। लड़के लड़कियों की घुलनशीलता अलग अलग होती है। लड़कियां यहां से भोपाल तक बैठेंगी तो ट्रेन में, और सामने अगर कोई लड़की बैठी है, महिला बैठी है, तो यहां से लेके भोपाल तक उनकी रिश्तेदारी पक्का हो ही जानी है। कोचिंग में मान लो अभी कितने ही लड़की, एक लड़की आ रही 2 महीने से, और एक आ रही है मात्र कितने दिन से, आज ही आई है, एक क्लास के अंदर ही साथ में बैठ गई, पता चला नीचे उतरते उतरते ऐसे लगेगा जैसे ये जन्मजात बहनें हैं। तो ये जो घुलनशीलता है, ये लड़कियों में अच्छी पाई जाती है, और ये भी लड़कियों पर डिपेंड भी करता है, अलग अलग लड़कियों में अलग अलग पाई जाती है। कुछ लड़कियां विकट घुलनशील होती है, कुछ लड़कियां बहुत कम घुलनशील होती है। ऐसे ही गैसें भी घुलनशील होती हैं, कुछ कम होती है। कितनी ज्यादा घुलेगी उसके ऊपर किसका इफेक्ट है? तो एक इफेक्ट पढ़ा जाता है, हेनरी बताते हैं किसका? दाब का इफेक्ट। किसका? दाब मतलब प्रेशर। प्रेशर के इफेक्ट को हेनरी ने समझाया कि कितना प्रेशर लगाएंगे तो गैस कितनी घुलेगी और कितनी नहीं घुलेगी। उन्होंने प्रैक्टिकल किया। ये लिक्विड लिए 2 बराबर बराबर के, इन दोनों पर अलग अलग दबाव डाला। तो एक में इन्होंने ये गैस घोली इतनी, और एक में गैस घोली इतनी। एक में ज्यादा घुल रही है, एक में कम घुल रही है। तो ये ज्यादा घुल रही है, कम घुल रही है, उसके पीछे का कारण आपके सामने ये साफ साफ। ये लगाया है प्रेशर P2, ये लगा है P1। कौन सा प्रेशर देखने में ज्यादा लग रहा है? P2 ज्यादा है, यानी यहां पर प्रेशर ज्यादा है। तो जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर गैस भी ज्यादा घुलेगी। समझ गए? जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां गैस ज्यादा घुलेगी। और यही बात हेनरी साहब ने एक स्टेटमेंट में लिख के दे दी। उन्होंने कहा, हेनरीज लॉ इज गैस स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ गैस दैट डिसॉल्व इन लिक्विड, वो कह रहा है कि गैस का वो अमाउंट जो लिक्विड में क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, यानी घुल रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस घुलने वाली। ये बात कही थी किसने? हेनरी ने। और यही चीज कहलाती है हेनरी का लॉ। अगर मान लो जो घुल रहा है उसका कंसंट्रेशन C है, गैस की कंसंट्रेशन क्या है? C है, या अमाउंट अगर माने तो M है, और इसके ऊपर लगाया हुआ प्रेशर क्या है? P है। तो C किस पर डिपेंड कर रहा है? कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? C। जब P समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगेगा? KHC। तो ये जो KH है ये क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है, यानी ये हेनरी का एक नियतांक। कुछ किताबों में यहाँ C की जगह M हो सकता है, W हो सकता है। M मतलब अमाउंट ऑफ गैस, कितना अमाउंट ऑफ गैस अपन ने डिसॉल्व किया। ठीक? तो हेनरी लॉ में कोई दिक्कत? एक बार फिर से देखिए, हेनरी साहब किस किस चीज के बीच में जानकारी देते हैं। हेनरी साहब बता रहे हैं कि कितना गैस घुलेगा यदि कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाएंगे तब, यानी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड जो घोल रहे हैं अपन, जो गैस, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, दोनों के बीच में आपका रिलेशन कौन बता रहा है? हेनरी साहब। और वो ये कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, यानी जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस घुलने वाली। ठीक? तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, कभी अपन भविष्य में एक आध क्लास न्यूमेरिकल की लगाएंगे इस यूनिट पर। ये आज पहला प्रैक्टिकल क्लास है। अगर ये सक्सेस हुआ तो आने वाले समय में आपको ऐसी शानदार शानदार क्लास और भी मिलेंगी। ठीक? और आप लोगों की सादगी और अच्छापन ऐसा लग रहा है कि ये मुझे लगता है सक्सेस करेंगे अपन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडियल और नॉन आइडियल, यानी आदर्श और अनादर्श में अंतर क्या है?
अब देखिए, दुनिया में एक लॉ हुआ करता था जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। क्या होता था? राउल्ट्स लॉ। इसमें लिखा होगा कि वो राउल्ट्स लॉ, हमने कहा बच्चे अच्छे और बच्चे ना अच्छे, बुरे तो नहीं बोल सकते। एक अच्छे बच्चे, एक नहीं अच्छे बच्चे, दोनों में अंतर क्या है? तो सीधी बात कि कुछ पैरामीटर तय करने पड़ेंगे। उन पैरामीटरों पर जो खरा उतरेगा वो बच्चा कैसा है? अच्छा है। और जो उन पैरामीटरों पर खरा नहीं उतरेगा वो बच्चा अच्छा। ऐसे ही सॉल्यूशन, सॉल्यूशनों में भी जो चीजें, जो सॉल्यूशन कुछ नियमों का पालन करेंगे वो सॉल्यूशन अच्छे यानी आदर्श, परफेक्ट, आइडियल, और उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अनादर्श। तो कौन से वो नियम हैं? उनमें से एक नियम का नाम आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम ये कहता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो आपके पास ये कोई एक चीज ए है जिसका प्रेशर पी ए है। क्या है? कोई चीज बी है, इसका प्रेशर क्या है? पी बी है। आखिरी में इन दोनों को मिला दो, मिलाने के बाद में इसमें क्या आ गया आपका? ए और बी दोनों आ गए। ये दोनों आए ए प्लस बी, तो इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? पी ए प्लस पी बी। यानी अगर पहले का जो प्रेशर है अलग अलग, उन दोनों को मिलाने के बाद भी प्रेशर वही आ रहा है, ठीक, इसका मतलब सीधा सीधी सी बात है कि वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। ठीक, तो ऐसे विलयन जो किसके नियम का पालन करें? राउल्ट के नियम का पालन करें। द सॉल्यूशन विच ओबे, ओबे का मतलब होता है पालन करना, ओबे राउल्ट लॉ, यानी जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे चीज क्या कहलाती है? नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन, मतलब उन्हें अपन आदर्श विलयन कहते हैं। दूसरा, डज नॉट ओबे। डज नॉट ओबे मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन अच्छे नहीं। अगला, अच्छा, एक और कंडीशन क्या है? एक कंडीशन ये कहती है कि इस ए के अंदर, जैसे पानी के अंदर नमक मिलाओ तो आपके बताओ कितने तरीके के बॉन्ड बनेंगे? 3 तरीके के। कौन सा बॉन्ड? पानी पानी के बीच का बॉन्ड, नमक नमक के बीच का बॉन्ड, और पानी और नमक के बीच। आप लोगों को ही देख लो, इस क्लास के अंदर 3 तरीके के बॉन्ड बनेंगे। लड़की लड़की के बीच की दोस्ती बॉन्ड, लड़के लड़कों के बीच की दोस्ती, और लड़की लड़कों के बीच की दोस्ती। अच्छा, आदर्श क्लास कौन सी होगी? आदर्श मतलब परफेक्ट, अच्छी क्लास कौन सी? अच्छी क्लास वो होगी जिसमें लड़की लड़कियों की दोस्ती बराबर, इक्वल टू लड़के लड़कों की दोस्ती बराबर, लड़की लड़कों की दोस्ती, मतलब सारे अल्टीमेटली सबके सब भाई बहन, समझ गए? एकदम परिवार जैसे, परफेक्ट। तो वो कहलाएगी क्या? आदर्श क्लास। जैसे मैंने भाई बहन कहा तो कुछ लोगों के अंदर से हंसी निकल आई। उन रक्षाबंधन का समय आ रहा है तो भाई बहन थोड़ा सा निकलेगा, ठीक, तो एकदम सभी भाई बहन टाइप के, मतलब ऐसा भी टेंशन नहीं है कि कल मेरे साथ ये बैठी थी तो आज यही बैठेगी, जगह घेर के बैठी है, दूसरी कोई आ गई, आगे जा बहन आ गई, क्यों? जहां आ रही है। अगर इस तरीके की व्यवस्था है कोचिंग में, इसका मतलब वो आदर्श क्लास नहीं हो सकती। कोई भी कभी भी कहीं भी बैठा है, सब जगह बराबर बराबर है, तो वो आदर्श क्लास है, यानी आइडियल क्लास है। ऐसे ही एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2 चीजों को मिलाओ, दोनों का प्रेशर अलग में जो है वही जोड़ने के बाद भी है, तो अपन कह सकते हैं कि उनकी क्लास आदर्श है, वो सॉल्यूशन क्या है? आदर्श। ठीक, तो देखो, अब ऐसा कब होगा? जब उनके बीच की बॉन्डिंग एक जैसी होगी। पानी पानी के बीच का बॉन्ड जितना मजबूत है उतना ही नमक नमक के बीच का बॉन्ड भी मजबूत रहे, और उतना ही नमक पानी के बीच का बॉन्ड मजबूत रहे। तो आप पानी को नमक में घोल दोगे या नमक को पानी में घोल दोगे
तो आपको देखकर पता ही नहीं लगा सकते कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ है। क्यों पता नहीं लगेगा? क्योंकि वो सारे सब चीजों के बॉन्ड कैसे हैं? एक जैसे हैं, इसीलिए वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिल गए। आपने देखा कुछ बच्चे एक दूसरे में टोटली घुल मिल जाते हैं। लोग वालों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बोले भाई बहन है नहीं कि मतलब इस तरीके की बॉन्डिंग। तो समझ गए ना, ए और ए के बीच का बॉन्ड, बी और बी के बीच का बॉन्ड, और ए और ये तीनों बॉन्ड आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि ये कैसा है? आइडियल है यानी आदर्श है। देखो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट मिले हो, ए एंड बी, तो बॉन्ड ए बी बी एंड ए बी टाइप इंटरेक्शन का मतलब होता है इक्वल, यानी इंटरेक्शन मतलब जो बॉन्ड है वो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इधर नॉट इक्वल, सीधी बात क्या आएगी? नॉट इक्वल। लड़की लड़कियों की आपस में अच्छी बन रही है, लड़कों की आपस में अच्छी बन रही है, लड़की लड़कों की नहीं बन रही, ठीक, या फिर लड़के लड़कियों की बन रही है, लड़की लड़कियों की नहीं बन रही, तो क्लास अच्छी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक चीज में दूसरी चीज मिला रहे हो तो कोई सर्दी गर्मी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो इस क्लास में 4 लड़कियां बैठी हैं सामने वाली बेंच पर, तो इस 4 क्लास में इसमें पीछे वाली बेंचों से उठ के कोई लड़की यहाँ आ जाए तो इनको कोई सर्दी गर्मी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई घूरने लगो, ठीक, या फिर हाँ जा जा, मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं, हम यही बता रहे, तो कोई ना दिक्कत ना परेशान, तो वो अच्छी क्लास है। ऐसे ही जब आप एक चीज में दूसरी चीज मिलाओ तो मिलने के बाद वो ठंडी गर्म नहीं होनी चाहिए। जितना टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है, मान लो नमक का 25, पानी का भी 25, मान लो मिलाओ तब भी दोनों का 25 हो, ना ठंडा ना गर्म, तो भी वो चीज क्या होगी? आदर्श होगी, यानी आइडियल होगी। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा हो गया, मान लो पानी ठंडा था, चूना ठंडा था, डाल दिया, पता चला थोड़ी देर बाद चूना पानी गर्म हो गया। चूना आपने देखा ना कलई पुताई करने के लिए, अब तुमने कहाँ देखा होगा पुताई उताई, बड्डे लोग, अब तो वॉलपेपर का जमाना है सर, कहाँ लगे बोले पुताई उताई अपन नहीं करी कर। पुताई करते हैं तो कलई आती है एक वाइट, उसको रात को गलाना पड़ता है, फिर दूसरे दिन पोतना पड़ता है। जब अपन गलाते हैं पानी में डालते हैं तो पता पानी उबलने लगता है, देखा? तो ये इस तरीके के जो सॉल्यूशन है वो आदर्श सॉल्यूशन थोड़ी ना, भाई पहले ठंडे थे बाद में गर्म हो गए, तो ये ऐसे सॉल्यूशन आदर्श सॉल्यूशन नहीं है। तो जो आदर्श होगा उसमें हीट कभी भी परिवर्तित नहीं होगी, हीट चेंज नहीं होगी, मतलब उनका डेल्टा एच कैसा होगा? 0। यानी सीधी सीधी सी बात है कि उसमें इट मींस दैट हीट इज एब्जॉर्ब और एवॉल्व, मतलब न तो एब्जॉर्ब होगी, नो, न तो आएगी और ना जाएगी। इधर ऐसा नहीं होता, इधर या तो आती है या जाती है, यानी डालने के बाद या तो कोई चीज ठंडी हो जाएगी या चीज कोई गर्म। क्लियर? नेक्स्ट है वॉल्यूम। मान लो, ओ जी, मान लो 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम दूध डालो तो कितना हो गया टोटल? 200 ग्राम। अगर ये एग्जैक्ट 200 ग्राम ही है, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि ये चीज किसका पालन कर रही है? आइडियल का पालन कर रही है, आदर्श का पालन कर रही है। लेकिन पता चला कि आपके पास 100 ग्राम एक चीज थी, एक 25 ग्राम थी, दोनों को मिलाया थोड़ी देर के लिए वो 300 ग्राम हो गई। 25 ग्राम मिलाने से 300 ग्राम हो गई। 300 ग्राम नहीं, तो आयतन की बात कर रहे, ग्राम में तो चूंकि गलत बोल दिया, ग्राम में द्रव्यमान होता है, वॉल्यूम ml में ले सकते हैं, इसमें लेंगे ml में। तो जो चीज पहले 100 ml थी उसमें 25 ml डाला तो 200 ml, तो ये चमत्कारी है। ऐसा होगा तो नॉन आइडियल हो। जैसे आपने देखा होगा, अब पानी में थोड़ी देर के लिए इनो डालो तो आधा गिलास उसमें इनो डालते हैं, पूरा गिलास। भाई वॉल्यूम आयतन क्या है? जगह घेरना। पहले आधे गिलास से ही काम चल रहा था, वो ऊपर तक था, तो ये उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जिसका वॉल्यूम पहले से बढ़े या जिसका वॉल्यूम पहले से घटे, वो चीज क्या कहलाएगी? नॉन आइडियल यानी अनादर्श कहलाएगी। और जिसका ना घटे ना बढ़े, डेल्टा भी 0 आए, वो कहलाएगी क्या?
आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो मुझे लगता है आदर्श और अनादर्श आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट, राउल्ट्स लॉ। जिस लॉ के बारे में अपन बात कर रहे थे वो फिर से वापस सामने आ गया। देखिए वो ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का पार्शियली प्रेशर जो है वो क्या है, पीएस है। क्या है? पीएस है। तो ये पीएस इसके, जैसे मान लो अपन पीए का निकाला, पीए, एक पीए, एक पीबी और एक पीएस, तीन चीजें होंगी। पीए किसके लिए निकलेगा? सॉल्वेंट के लिए यानी ब्लैक के लिए। पीबी किसके लिए निकलेगा? सॉल्यूट के लिए यानी ब्लैक के लिए। पीएस किसके लिए निकलेगा? सॉल्यूशन के लिए यानी ब्लेयर के लिए। ठीक, तो स्थिति ऐसी बननी चाहिए कि पीएस बराबर पीए प्लस पीबी होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो जे राउल्ट के नियम की। दूसरी ये कि ये पीबी के पीए कैसे निकलेगा? तो पीए जो जैसे पीबी की निकाला, ये निकलेगा पीबी नॉट इंटू एक्स बी, और ये कैसे निकलेगा? पीए नॉट इंटू एक्स ए। अब आप सोचोगे सर ये नॉट क्या है और एक्स ए एक्स बी क्या है? तो नॉट लगता है प्योर, यानी जैसे पी भी निकाल रहे हैं तो जिस भी विलय के लिए निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं, उसकी प्योर अवस्था में, यानी उसकी किस अवस्था में? प्योर अवस्था में उसका वेक्टर प्रेशर क्या है वो ले लो, और उसी का एक्स भी मतलब मोल फ्रिक्शन ले लो। जैसे पानी में नमक घोल रहे हो तो नमक का क्या ले लो? मोल फ्रिक्शन ले लो, और नमक का ही क्या ले लो? प्रेशर ले लो। दोनों का कर दो इनटू, तो उसके कंपोनेंट का आपको प्रेशर मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही किसमें आएगा? सॉल्वेंट में। इसके प्योर का ले लो, ये नॉट मतलब प्योर, और एक्स से मतलब इसका मोल फ्रैक्शन। तो उसी का मोल फ्रैक्शन मतलब हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभास, यानी उसी का मोल प्रभास और उसी के प्योर का प्रेशर, इन दोनों का इंटू करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर उसके कंपोनेंट का पार्शियली प्रेशर अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो तीन फॉर्मूले जो आपके सामने लिखे हैं ये किसके हैं? राउल्ट के। ठीक, इन पर न्यूमेरिकल आते हैं, 2 नंबर में आता है तो हल्का से लिखना है। राउल्ट लॉ को जरा समझ के देख लें। वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन निकाला पिक्चर में, इज इक्वल टू और आइडेंटिकल द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी उस सॉल्यूशन का जिसका भी निकाल रहे हैं उसके प्योर का प्रेशर लेना है और उसमें मल्टीप्लाई किसका करना है? उसके मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक छोटा सा राउल्ट लॉ है, 2 नंबर में आता है और ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर में इजीली आप कर पाएंगे। आपको बहुत बड़ा डेरिवेशन करवाया है, वो डेरिवेशन तब है जब 3 से ज्यादा में नंबर में आ जाए तब। ठीक, न्यूमेरिकल आते हैं इस पर। अगला देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक। अभी मैंने आइडियल के लिए कुछ कंडीशंस लिखी थी, बताओ क्या लिखी थी? ए डैश ए बराबर बी डैश बी बराबर ए डैश बी, एक कंडीशन तो ये थी। दूसरी डेल्टा एच बराबर 0। तीसरी क्या थी? डेल्टा बी बराबर 0, डेल्टा बी बराबर 0। और उसके बाद चलिए मैं सर मेरी लाइव रिकॉर्ड क्लास चल रही है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। तो ए डैश ए बी डैश बी और ए डैश बी ये इक्वल कंडीशंस थी। हीट ना आएगी ना जाएगी, जो दूसरी कंडीशन थी। आयतन ना घटेगा ना बढ़ेगा, ये भी कंडीशन थी। एक कंडीशन ये भी थी पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, मतलब दोनों का प्रेशर जोड़ोगे तो सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। ये 4 कंडीशन किसकी थी? किसकी थी? आइडियल की थी, मतलब आदर्श की थी। अब जो आदर्श नहीं होगा तो वो क्या होगा? यानी जो बच्चा अच्छा नहीं होगा, या कोई भी कंडीशन, जैसे पास की कंडीशन लगा देते हैं, कोई 50 नंबर लाना कंपलसरी है, जो बच्चा 50 लेके आएगा उसको हम पास घोषित कर देंगे। तो सारे बच्चे तो 50 नहीं लाएंगे, कुछ जो 50 लाएंगे उनको एक प्रमाण पत्र दे देंगे तुम पास हो गए जाओ, लेकिन कुछ 50 से कम लाएंगे और कुछ 50 से ज्यादा।
जो 50 से कम लाएंगे उनको बोलेंगे निगेटिव, और जो 50 से ज्यादा लाएंगे उनको बोलेंगे पॉजिटिव। ऐसे ही जो विलेन इन कंडीशनों का पालन करेंगे वो तो होगा आइडियल, लेकिन जो इन कंडीशन से ऊपर चले गए उनको बोलेंगे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और जो इन कंडीशनों से कहां चले गए, नीचे चले गए, उनको बोलेंगे। अब ऊपर जाने का मतलब क्या है? ऊपर जाने का मतलब ये है कि इन सब में पॉजिटिव साइन लगा दो। यहां से शुरू करो, क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। यहां क्या हो जाएगा? डेल्टा बी इज ग्रेटर देन 0। यहां क्या हो जाएगा? पी एस इज ग्रेटर देन पी ए प्लस। ये कंडीशन किसकी हो गई? पॉजिटिव की हो गई। नेगेटिव में क्या करेंगे? उल्टा कर दो, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा बी लेस देन 0, और पी एस इज लेस देन पी ए प्लस। यानी वैल्यू जो आनी चाहिए उससे क्या आ रही है? कम, तो नेगेटिव। जो आनी चाहिए उससे ज्यादा आ रही है तो पॉजिटिव। ठीक। अब देखिए एक और है, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज वीकर देन। इसमें ए और बी का थोड़ा सा नेगेटिव चलता है। जैसे ए और बी कैसा होगा? कमजोर होगा, यानी इनके आपस वालों के कैसे होंगे? ज्यादा। पॉजिटिव वाली कंडीशन ये आएगी, और नेगेटिव की कंडीशन क्या आएगी? ए माइनस ए बराबर बी माइनस बी लेस देन ए माइनस। यानी जिसमें ये लोग ज्यादा हो वो पॉजिटिव, और जिसमें ये कम हो वो। ठीक है, एक बार रीड करके देख लो। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज हायर देन द वेपर प्रेशर ऑफ कैलकुलेटेड फ्रॉम राउट्स लॉ। यानी राउट लॉ से जिस चीज को अपन कैलकुलेट करते हैं उससे हमेशा क्या आता है? ज्यादा आता है। देखो पीएस ज्यादा। दूसरा, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी में देखेंगे तो वीकर, ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा आएगा? कमजोर आएगा, और ए बी और बी का क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक, ये लिखा है। तीसरा, अब इसमें एग्जांपल है कि इसमें वॉल्यूम वाला पॉइंट नहीं लिखा, आप वॉल्यूम वाला पॉइंट भी हमने लिखवाया हुआ है। और नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको शॉर्ट इनके चाहिए पड़ेंगे तो अपन इनकी पीडीएफ बना करके भेज देंगे आपको, तो ग्रुप में देख लेना। वैसे सब कुछ लिखवाया हुआ है, नोट्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, परीक्षा बोध कर ही लोगे तो वहां मिल जाएंगे। ठीक, नोट्स का इतना लफड़ा नहीं। अगला पॉइंट आपका किसका बनेगा? वॉल्यूम का, कि इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। यानी कंपोनेंट्स के जो वॉल्यूम होते हैं उनसे ज्यादा बिलियन का वॉल्यूम आता है। ठीक, और नीचे वाले में कम आता है। ठीक, कोई दिक्कत? पहला टॉपिक का नाम बताओ। पहले टॉपिक का सबसे पहले हमने पढ़ा है सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, थोड़ा सा जवाब दे के बताओ, मुझे पता चले कि आपको आया है। सॉल्यूशन क्या होता है? दो चीजों का मिक्सचर होता है, वो भी कैसा? समांगी यानी होमोजीनियस। ठीक, और उसमें से एक चीज को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, और एक को सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब विलायक, सॉल्यूट मतलब विलेय। विलायक हमेशा वो होता है जो ज्यादा होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, और सॉल्यूट हमेशा कम होता है। ठीक, तो जैसे 100 ग्राम में 10 ग्राम घोलोगे तो 10 ग्राम आपकी सॉल्यूट होगी और 100 ग्राम आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा है आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला था मोल अपॉन केजी। इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। ठीक, दोनों का एक एक फॉर्मूला। ये डिपेंड करती है वॉल्यूम पर, ये डिपेंड कर रही है मास पर। ये डिपेंड वॉल्यूम पर कर रही है इसलिए टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी, और ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगी। क्लियर? इसके बाद अगला हमने पढ़ा आपको हेनरी, जो इस यूनिट की एकदम दिल बहुत शानदार शानदार टॉपिक है, वो पढ़ा। हेनरी लॉ क्या बताता? हेनरी लॉ बताता है कि एक गैस एक लिक्विड में कैसे डिजोल्व होगी, और अगर डिजोल्व होगी तो उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट कैसा पड़ेगा। तो हेनरी ने कहा कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस को डिसॉल्व कर पाओगे। यानी अमाउंट ऑफ गैस कैन बी डिसॉल्व अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, और वो भी कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के पहले पर आइडियल नॉन आइडियल।
आइडियल नॉन आइडियल किस लॉ को डिफाइन करता है? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि एक कंपोनेंट अलग ले लो, दूसरा अलग ले लो, दोनों को मिलाकर के एक बनाओ, तो जो भी आप एक बना रहे हो उसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के जोड़ के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो मतलब वो राउल्ट के लॉ का पालन करेगा। ठीक, और जो और भी क्या पालन करेगा? भाई आपस में मिलाने पर न ठंडा हो न गर्म, यानी डेल्टा एच इक्वल टू 0, तो वो भी आइडियल होगा। तीसरा, दोनों को मिलाओ, मिलाने के बाद न घटे न बढ़े, यानी दोनों का वॉल्यूम भी टोटल वॉल्यूम के बराबर हो, तो वो भी चीज क्या कहलाएगी? आइडियल कहलाएगी। फिर तीसरी बात की इंटरेक्शन यानी बॉन्ड की। अगर दोनों के बीच का बॉन्ड पर्टिकुलर आपस के बॉन्ड के बराबर है, यानी ए और ए, बी और बी और ए और बी, ये आपस में अगर समान रूप से बंधे हुए हैं या इनके बीच के बॉन्ड की कैपेसिटी बराबर है, तो अपन इसको बोलेंगे आइडियल। अगर ये अलग अलग है तो इसे बोलेंगे नॉन आइडियल। फिर नॉन आइडियल दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में हर चीज ज्यादा होगी, नेगेटिव में हर चीज छोटी होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव पॉजिटिव, डेल्टा बी पॉजिटिव पॉजिटिव। इंट्रैक्शन ए बी बी का पॉजिटिव है, बड़ा है तो भी पॉजिटिव। ठीक, और इन सब चीजों का आप पॉजिटिव दल ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं और इन्हीं में से पेपर में आने की संभावना 99.99% रहती है डिटॉल की तरह। ठीक, अब 1% यानी 0.1% इन क्वेश्चनों के अलावा कहीं से क्वेश्चन आएगा तो फिर यूनिट बहुत बड़ी है, जिसको मैंने क्लास में जब पढ़ाया तो उसको पढ़ाने में लगभग पूरा 1 महीना लगा। ठीक, 1 महीने में ढेर सारी चीजें की, न्यूमेरिकल कराए, क्वेश्चंस कराए, एनसीईआरटी सॉल्व कराए, ऑब्जेक्टिव कराए, सब कुछ करा डाला। आपके पास पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन क्लास में एक यूनिट में जैसे अभी 5 किए, अब इसमें 5 क्वेश्चन और बच जाते हैं। वो कौन से हैं? कुछ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में आपको बता देता हूं, इस यूनिट में राउल्ट्स लॉ पर करने हैं। ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक टॉपिक छोटा सा है, वो आप देख लो, वैसे मुझे लगता नहीं है लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्या। क्या बोलते हैं? अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण वो होते हैं जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करते। जैसे अपनी कोचिंग में 2 तरीके की चीजें मिलती हैं हमें, एक मिलता है रिजल्ट और दूसरा मिलता है पैसा। ठीक, तो ये दोनों में से दोनों ही अलग अलग चीजें। रिजल्ट डिपेंड करता है बच्चे कैसे हैं और पैसा डिपेंड करता है बच्चे कितने हैं। ठीक, यानी अब इनमें से फीस क्या है? फीस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये बच्चों के नेचर पर निर्भर नहीं कर रहा है, बच्चों की संख्या पर निर्भर। तो जो चीज संख्या पर डिपेंड करे उसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इंग्लिश में और हिंदी में एक टॉपिक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है? देखो, ये एक आखिरी टॉपिक है जो मुझे लगता है थोड़ा सा आ सकता है कई कई बार, मैं इसको पढ़ा देता हूं। देखो, इन दोनों के नीचे आग लगा दो। ठीक, अब दोनों ही 1 लीटर है। कैसे? 1 लीटर है, बस दोनों में फर्क इतना कि ये प्योर है, इसके अंदर मिट्टी डली है। क्या डली है? मिट्टी डली है। तो बताओ कौन सा पहले उबलेगा? ये पहले उबलेगा। ये पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा, क्योंकि 100 डिग्री पानी का क्वथनांक होता है। लेकिन ये 100 पर नहीं उबलने वाला, ये 110 या उससे भी ऊपर जाकर उबलेगा। तो कितने का अंतर आया? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो 10 डिग्री सेल्सियस कैसे बढ़ गया? कारण क्या है? मिट्टी की वजह से। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मिट्टी की वजह से क्या हुआ, इसका प्रेशर घट जाता है
और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है? पानी पर डिपेंड कर रहा है कि मिट्टी पर? मिट्टी पर। आप इसमें मिट्टी और ज्यादा डाल दो तो जी 120 हो जाएगा, इसमें और ज्यादा डाल दो 130 हो जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ना किस पर डिपेंड कर रहा है? मिट्टी की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना कैसा प्रॉपर्टी है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एक अणुसंख्या गुणधर्म है, यानी इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कारण क्योंकि इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, यानी ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आप जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक छोटा सा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। और बाकी का 2-2 नंबर के क्वेश्चनों के लिए हम साल भर में कितनी क्लासें आपकी लेने वाले हैं? नॉर्मल क्लास चल रही उनके अलावा वो तो चल ही रही हो, तो उसमें अपन 2-2 3-3 बार पढ़ा रहे हैं। ठीक, आपकी केमिस्ट्री क्लासों में लगभग 2-3 बार हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि कितने तरीके की